हेलो, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। कल हम लोग वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी के करेस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे। उद्देश्य ये था कि मास भी एक वेरिएबल पैरामीटर होता है और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। जब वेलोसिटी बदलती है तो उसमें मास की वैल्यू में भी परिवर्तन होता है। यह किन परिस्थितियों में होता है, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि जो कुछ भी हम डिस्कस कर रहे हैं उन वेलोसिटी के बारे में बातचीत कर रहे हैं विच आर कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो उसको करने के लिए हम लोगों ने, मैं थोड़ा सा 5 मिनट में आपको रिपीट कर देता हूँ। यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया था जिसमें आप हो, ग्राउंड ऑब्जर्वर हो। एक यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया था जो वी वेलोसिटी से यस के सापेक्ष एक्स एक्सिस के नाम चल रहा है। यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दो आइडेंटिकल पार्टिकल लिए गए, दोनों के मास बराबर थे, दोनों की वेलोसिटी बराबर थी, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे इन ए लाइन। तो यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के संदर्भ में देखा तो दोनों चल करके एक दूसरे से टकराते हैं, टकरा करके रेस्ट पे आ जाते हैं और मैथमेटिकली इसको हम लोगों ने डेवलप भी किया था। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंसीडर्ड इन यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। इसी घटनाक्रम को जब हम यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप देखने की कोशिश करते हो तो लगा कि ठीक है, दोनों पार्टिकल एक दूसरे के अपोजिट चल रही हैं, टकरा रही हैं, टकरा के रुक जा रही हैं यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, लेकिन यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ वो वी वेलोसिटी से आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। तो हम लोगों ने फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इस्तेमाल किया यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ग्राउंड ऑब्जर्वर के संदर्भ में, और कुछ इक्वेशंस हम लोगों ने डेवलप किया। U1 और U2 दो नई वेलोसिटी ऐड की गई थी। ये रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटी से प्राप्त की गई थी और मैंने छोटा सा उदाहरण आपको दिया था कि यदि 50 किलोमीटर से कोई चीज चल रहा है, 10 किलोमीटर से आपकी तरफ आ रहा है, तो आपकी तरफ जाने की बात हो गई केवल 40 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर से कोई जा रहा है और 10 किलोमीटर पर आवर से भी वो आपसे दूर जा रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो ये रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटी का प्रयोग करते हुए U1 और U2 की वैल्यू निकाला। U1 मान लिया पार्टिकल A की वेलोसिटी है, U2 पार्टिकल B की वेलोसिटी है, और ये भी माना कि हो सकता है मास भी दोनों के भिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो मास भी मान लिया m1 m2, और फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब लगाया तो उस समय हम लोगों को एक एक्सप्रेशन मिला था, द रेशियो ऑफ m1 टू m2। कल हम लोगों ने किया ही था, तो वहां से आप इसको चेक कर सकते हो। 1 प्लस वी यू डैश डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी यू डैश डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन प्राप्त हुआ था। इस एक्सप्रेशन से ही बड़ा स्पष्ट था कि m1 और m2 की वैल्यू बराबर नहीं, भिन्न भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, ये क्वांटिटी कम हो गई, ज्यादा हो गई, इट इज मोर देन 1। तो इसका मतलब m1 इज नॉट इक्वल टू m2, दे आर डिफरेंट टू ईच अदर। कितनी इनमें भिन्नता है, किस तरह का संबंध है, तो इसके लिए आपने 1 माइनस u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी। साथ ही साथ एनालॉगस तरीके से 1 माइनस u2 स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाली थी, और इन दोनों को जब एक दूसरे से डिवाइड किया था तो आपको एक्सप्रेशन ये प्राप्त हो गया था, 1 प्लस वी यू डैश डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी यू डैश
डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, ये आया था स्क्वायर रूट 1 माइनस, इसी u2 के टर्म में 1 माइनस u2 स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस u1 स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये इक्वेशंस कल हम डेवलप कर चुके हैं। इन दो इक्वेशंस पर ध्यान दो, इसको और इसको। तो इसका राइट हैंड साइड इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है, इसलिए दोनों की आपस में कंपेयर कर सकते हो, और कंपेयर करने के बाद हमें प्राप्त होता है m1 बाई m2, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस u2 स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस u1 स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब u1 की वैल्यू आपको ज्ञात है, u2 की वैल्यू ज्ञात है, इसलिए m1 और m2 के बीच में क्या संबंध होगा ये आसानी से जाना जा सकता है, और संभवतः कल हम लोगों ने वहां तक डेवलप किया था, वहां तक नहीं तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम लोगों ने डिराइव किया हुआ था। जो इक्वेशन अब आप डेवलप कर चुके हो, इसकी सहायता से कुछ कंक्लूजन डिराइव किए जा सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो m1 इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस u1 स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू m1 इंटू दिस क्वांटिटी, दिस इज इक्वल टू m2 इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस u2 स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इस इक्वेशन को फिजिकली यदि देखने की कोशिश करिए तो बाईं तरफ एक्सप्रेशंस हैं, पार्टिकल A m1 उसकी वेलोसिटी u1, पार्टिकल B उसका मास m2 उसकी वेलोसिटी u2। तो ये पहले पार्टिकल A की विशेषता है, ये दूसरे पार्टिकल B की विशेषता को बताता है, और इसलिए लगता है, मान लीजिए कि यदि एक तीसरा पार्टिकल और हो तो इक्वेशन को लिख सकते हो m1 स्क्वायर रूट 1 माइनस u1 स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू m2 स्क्वायर रूट 1 माइनस u2 स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और एक तीसरा पार्टिकल भी कंसीडर किया जाए, उस पार्टिकल का मास है m3, तो स्क्वायर रूट और उस पार्टिकल की वेलोसिटी है u3, तो 1 माइनस u3 स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और इस तरह के जितने भी एक्सप्रेशंस हैं लिखा जा सकता है। इसका मतलब इसको लिखा जा सकता है, ये पहले पार्टिकल की विशेषता, ये दूसरे पार्टिकल की विशेषता, एंड दे आर इक्वल टू, ये तीसरे पार्टिकल की विशेषता, दे आर इक्वल टू, तो सब एक दूसरे के बराबर होने के कारण यह एक कांस्टेंट के बराबर होगा। सो दिस विल बी इक्वल टू ए कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्वांटिटी क्या होगी, क्या इसके डायमेंशन होंगे, क्या इसकी वैल्यू होगी, निकाला जा सकता है। देखो u1 स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डायमेंशन लेस हो जाएगा, m1 इज द मास, तो इसका डायमेंशन हो गया मास। u2 स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डायमेंशन लेस, इसका भी डायमेंशन मास, इसका भी डायमेंशन मास, और इसलिए यह एक कांस्टेंट क्वांटिटी जो होगा मास ही होगा, और इसको हम m0 द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, दे आर सजेस्टिंग दैट द कांस्टेंट क्वांटिटी शुड बी इक्वल टू ए मास, और उस मास को हम m0 लिखते हैं। इसका मतलब दिस इज इक्वल टू m0, दिस इज आल्सो इक्वल टू m0,
दिस इज इक्वल टू m0 और इस m0 को हम कहते हैं m0 is known as is said to be rest mass of the particle. Rest mass of the particle. Rest mass of the particle. रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल से क्या समझते हो, किसे कहेंगे? एक छोटा सवाल आपसे पूछ दिया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेस्ट मास? तो रेस्ट मास इज दैट मास ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज एट रेस्ट, जब रुका हुआ है, चल नहीं रहा है। व्हेन द वेलोसिटी एसोसिएटेड विथ ए मास पार्टिकल, तो उस समय जीरो, जब वेलोसिटी एसोसिएटेड विथ ए मास पार्टिकल इज जीरो, देन द मास ऑफ द पार्टिकल विल बी सेड टू बी द रेस्ट मास। जैसे मान लो बस है, खड़ी है, तो उस समय जो उसका मास होगा रेस्ट मास ऑफ द बस कहलाएगी। बस चलने लगी तो हो सकता है मास में वेरिएशन हो, तो उसको फिर हम बाद में कंसीडर करेंगे। अभी रेस्ट मास का क्या अर्थ है? रेस्ट मास इज दैट मास ऑफ द पार्टिकल व्हेन द पार्टिकल इज एट रेस्ट, जब ये चल नहीं रहा है, रुका हुआ है, तो ये रेस्ट मास कहलाएगा। इन इक्वेशंस के आधार पे मैं यहां मिटा दूं, आप लिख चुके हो, कोई दिक्कत है नहीं। हम केवल दिस इज इक्वल टू m0 का इस्तेमाल करते हैं। m1 स्क्वायर रूट 1 माइनस u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई c स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू m0, द कांस्टेंट क्वांटिटी, द रेस्ट मास। रेस्ट मास को हमने ले लिया और ये रेस्ट मास m0 के बराबर है। देखो मिटा तो दिया है, लेकिन m0 यहाँ था, कांस्टेंट क्वांटिटी, द रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल। तो पहला टर्म m1 स्क्वायर रूट 1 माइनस u1 स्क्वायर बाई c स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू m0। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, m1 इट इज इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाय, ये इधर चला गया, स्क्वायर रूट 1 माइनस u1 स्क्वायर बाई c स्क्वायर। क्या इसका अर्थ हो गया? m0 इज द रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल का मास m0 है जब वो रुका हुआ है। जब u1 की वेलोसिटी से चल रहा है तो उसका मास हो जा रहा है m1। अब मास बढ़ जा रहा है, घट जा रहा है, क्या स्थिति बन रही है, ये अभी हम डिस्कस कर लेंगे। सब अपने आप आपको क्लियर होता हुआ चला जाएगा। ऐसे ही दूसरे टर्म को m0 से इक्वेट करें तो m2 इनटू दूसरा टर्म है स्क्वायर रूट 1 माइनस u2 स्क्वायर बाई c स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू m0। सेकेंड टर्म इट इज इक्वल टू m0, द रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल। इसको भी अरेंज कर सकते हो, इसको इधर भाग दे दो, तो m2 इज इक्वल टू m0 स्क्वायर रूट m0 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस u2 स्क्वायर बाई c स्क्वायर। ऐसे ही तीसरे टर्म के लिए, चौथे टर्म के लिए, सबके लिए लिखा जा सकता है। इस दूसरे का भी अर्थ देखो, m0 इज द रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल। जब पार्टिकल रुका हुआ है तो मास इसका है m0। जब u2 वेलोसिटी से चलने लगा तो उस समय इसका मास हो गया m2। तो वही पार्टिकल है, m0 इसका रेस्ट मास है। u1 वेलोसिटी से चलता है तो इसका मास हो जाता है m1, u2 वेलोसिटी से चलता है तो इसका मास हो जाता है m2, u3 वेलोसिटी से चलेगा तो इसका मास हो जाएगा m3। तो m1 m2 m3 जो आ रहा है, इसको तुम काइनेटिक मास कह सकते हो, मास जो बदल रहा है, काइनेटिक मास। एंड m0 इज द रेस्ट मास। दोनों परिभाषा में अंतर पूछा जाए तो m0 रेस्ट मास तब है जब पिंड स्थिर होता है, और काइनेटिक मास तब होता है जब पिंड चलता है, ये स्थिति बनती है। और इन इक्वेशन से जो आपने अभी निष्कर्ष निकाला, इससे एक जनरलाइज्ड इक्वेशन लिखा जा सकता है।
इसकी सहायता से हम एक जनरलाइज्ड इक्वेशन लिख सकते हैं। इफ देयर इज ए पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m0 मूविंग विद द वेलोसिटी v एंड देन इट्स मास इज m, तीन पैरामीटर हमने चूज किया। मैं स्पष्ट कर दूं क्या क्या है। m0 is the rest mass of the particle as used there also. v is the velocity with which it is moving. v की जगह पर था u1, तब मास है m1, वेलोसिटी है v की u2, तब मास है इसका m2। तो इसलिए v वेलोसिटी से चल रहा है, और जब v वेलोसिटी से चल रहा है तो इसका मास है m। तो इनकी सहायता से लिखा जा सकता है m is equal to the mass of the particle, kinetic mass of the particle, it is equal to rest mass of the particle divided by square root 1 minus v square by c square। डिफरेंट पैरामीटर्स जो इसमें प्रयोग किए और क्या उनके अर्थ है वो मैं फिर बता दूं। एक पार्टिकल है, एक पिंड है, एक बॉडी, उसका रेस्ट मास है m0। जब v वेलोसिटी से वो चल रहा है तो उसका मास हो जाता है m। तो इस तरह से ये इक्वेशन बन गया मैथमेटिकल इक्वेशन, जिस इक्वेशन को हम कहते हैं इट इज एबल टू एक्सप्रेस द वेरिएशन ऑफ मास विद द वेलोसिटी। v बदलता जाएगा, m की वैल्यू बदलती जाएगी। m0 तो कांस्टेंट है, क्योंकि जब ये रुका हुआ है, चल नहीं रहा है, तो m0 इज कांस्टेंट। v पर डिपेंड करेगा, v जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे m की वैल्यू भी परिवर्तित होती हुई चली जाएगी। अभी देखा जाए कैसे ये परिवर्तन होगा। तो उसके लिए हम कंडीशंस निकाल सकते हैं। पहला, व्हेन v इज इक्वल टू 0, पिंड रुका हुआ है, नो वेलोसिटी इज एसोसिएटेड विद द पार्टिकल, v की वैल्यू 0 हो गई, b स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की वैल्यू 0, डिनोमिनेटर 1, m की वैल्यू m0 के बराबर आएगी। अभी मैंने बस का नाम लिया था, बस खड़ी है, v इज इक्वल टू 0, तो बस का जो मास आएगा वही उसका रेस्ट मास कहलाएगा। ठीक। सेकेंड केस, when v is very very less than c, v is very very less than c, v की वैल्यू जब c से बहुत बहुत कम है, तो फिर देखेंगे इस कंडीशन में क्या होगा। v by c will be very small, v square by c square will be still smaller, can be dropped, can be neglected, can be dropped in comparison to 1, फिर डिनोमिनेटर 1 रह जाएगा, m की वैल्यू m0 ही आए। तो दूसरे कंडीशन में भी मास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस चल रही है, बस रुकी थी तो मास उसका m0 था, m इज इक्वल टू m0। बस चलने लगी और बस की वेलोसिटी जानते हो, कैलकुलेट कर दो पर सेकेंड में, तो इट इज वेरी वेरी लेस इन कंपैरिजन टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये सेकेंड केस है, फिर भी बस का मास वही रहेगा, बस के मास में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो चलते हुए बस का, चलते हुए ट्रेन की, उड़ते हुए हवाई जहाज का, जब हवाई जहाज रनवे पर खड़ा होता है जितना मास होता है वह उसका रेस्ट मास होता है, और जब उड़ता है तभी हम दूसरे कंडीशन में v इज वेरी वेरी लेस देन c के अंतर्गत आते हैं। तो उड़ते हुए हवाई जहाज के मास में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक। तीसरा कंडीशन ले लें, थर्ड, व्हेन v इज लेस देन c, v को और आपने बढ़ा दिया कि v की वैल्यू c के तुल्य हो गई, कंपेरेबल हो गई, बट लेस देन c है। c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट की तुलना में 0.1 c हो गया, 0.5 c हो गया, c बाई 100 हो गया। तो ऐसे केसेज में हम चले जाएंगे v लेस देन c, और v लेस देन c आएंगे रखेंगे तो v बाई c की वैल्यू कुछ आएगी, स्क्वायर करेंगे तो वह भी अप्रिशिएबल होगा,
इतना होगा कि उसको छोड़ा नहीं जा सकता। जैसे मान लीजिए v की वैल्यू हमने c/2 रख लिया, c का आधा, वेलोसिटी ऑफ लाइट का आधा रख लिया, तो v इज c/2 डिवाइडेड बाई c स्क्वायर कैंसिल करेगा, 1/2 का वर्ग 1/4, और 1/4 की वैल्यू 1 की तुलना में छोड़ा नहीं जा सकता, इट हैज टू बी कंसीडर्ड। और जब कंसीडर करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 से कम आ जाएगी, स्क्वायर रूट लेंगे तो वैल्यू 1 से कम रहेगी, 1 से छोटी क्वांटिटी से भाग दोगे तो m की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। नाउ द मास विल बी मोर देन द रेस्ट मास। स्पष्ट देख लो इसमें। अभी 3 कंडीशन हम लोगों ने कंसीडर किया। जब v की वैल्यू 0 है तो रेस्ट मास वही होता है जो उसका अपना मास होता है, वही रेस्ट मास कहलाता है। v इज वेरी वेरी लेस देन c, तो उस समय भी चलते हुए पिंड का मास वही होता है जो उसका रेस्ट मास होता है। लेकिन when v becomes comparable to the velocity of light, v is less than c, we are in case third, तो उस समय m will be more than m0, रेस्ट मास से मास उसका अधिक हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। और चौथा, हालांकि ये संभव नहीं है, यदि v इज इक्वल टू c हो जाए, और यदि v इज इक्वल टू c हो जाए तो v बाई c की वैल्यू 1, v स्क्वायर बाई c स्क्वायर की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 इज 0, 0 से किसी भी क्वांटिटी में भाग देंगे तो अनंत, तो मास ऑफ द पार्टिकल विल टेंड्स टुवर्ड्स इनफाइनाइट, ये स्थिति प्राप्त होगी। हालांकि जैसा कि मैंने कहा, ये चौथा केस संभव नहीं, कोई पिंड ऐसा नहीं हो सकता है जो लाइट की वेलोसिटी से चल सके। और क्यों नहीं हो सकता है, देखो यहां से भी स्पष्ट है, when v is equal to c, mass will become equal to infinite, तो मास इनफाइनाइट हो गया तो उसको चलाने के लिए फोर्स इनफाइनाइट लगेगा, उसको चलाना ही मुश्किल हो जाएगा, वो चल नहीं सकता है, और इसलिए कोई पिंड ऐसा नहीं होगा जो कि लाइट की वेलोसिटी से चल सके। फिर प्रश्न उठता है, मैंने कई बार आपको बताया है कि लाइट की वेलोसिटी से चलने वाला कोई पार्टिकल है क्या, तो यह है क्वांटाइज्ड पार्टिकल। लाइट का क्वांटाइज्ड पार्टिकल होता है फोटॉन। फोटॉन मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, और केवल फोटॉन लाइट की वेलोसिटी से चल सकता है। मैं उसके डिटेल को भी बताऊंगा फोटॉन का, लेकिन रेस्ट मास 0 होता है। द रेस्ट मास ऑफ द फोटॉन इज 0 एंड द काइनेटिक मास ऑफ द फोटॉन इज दैट ऑफ, डिपेंडिंग अपॉन दिस सिचुएशन, कितनी फ्रीक्वेंसी है, फोटॉन की ऊर्जा क्या है, उसके अनुसार मास निकाला जा सकता है। तो फिर उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो केवल फोटॉन लाइट की वेलोसिटी से चल सकता है, अदरवाइज कोई पिंड लाइट की वेलोसिटी से नहीं चल सकता। तो ये स्थितियां बनी, मैं फिर से इसको रिपीट कर दूं। जब v इज इक्वल टू 0, वस्तु स्थिर है, तो उसमें उसका मास ही उसका रेस्ट मास होता है। जब वस्तु बहुत बहुत लेस वेलोसिटी से चल रहा है तो उस समय भी रेस्ट मास के बराबर ही उसका मास रहता है। जब वस्तु चलना शुरू करता है और लेस देन c होता है तो उस समय उसका मास बढ़ने लगता है, रेस्ट मास से ज्यादा हो जाता है। और जब v की वैल्यू c के बराबर यदि हो जाए तो m की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाता है, ये स्थिति बनती है। ये तो मैथमेटिकल डेरिवेशन हो गया, और ये सजेस्ट करता है कि इसका मतलब मास वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। वेलोसिटी बिकम्स कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट जब हो जाती है तो उस समय मास बढ़ने लगता है, रेस्ट मास से ज्यादा होने लगता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी मास कम हो सकता है क्या रेस्ट मास से? नेवर। रेस्ट मास इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द मास जब वस्तु रुका हुआ होता है, और जब कभी भी वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपैरिजन वेलोसिटी से वो चलेगा तो उसका मास बढ़ता ही जाएगा, इट विल बी मोर देन m0, ये स्थिति प्राप्त होगी। और ये विशेष परिस्थितियां हैं। तो वेरिएशन ऑफ मास केवल उस परिस्थिति में
ऑब्जर्व किया जाएगा जब v इज लेस देन c एंड कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये तो मैथमेटिकल इक्वेशन निकल गया, लेकिन मैथमेटिकल इक्वेशन पे तब तक विश्वास नहीं होता है कम से कम फिजिसिस्ट को, जब तक कि चीज़ों को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं कर लेते। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी इसका प्राप्त हुआ है। बुचरर एक साइंटिस्ट हैं, बुचरर, ये 1908 में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे and he was trying to determine the value of the specific charge of the electron E by m। ये जानते होंगे क्वांटिटी। E is the charge of the electron, m is the mass of the electron, obviously rest mass of the electron। E by m की वैल्यू निकाली गई, इसी को हम कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज। क्या यूनिट हो जाएगी इसकी? चार्ज की इकाई कूलाम, मास का किलोग्राम, कूलाम पर किलोग्राम। तो स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू बुचरर द्वारा निकाला गया 1908 में, तो ये ई बाई एम की वैल्यू प्राप्त हुई, इतना हुआ और वही वैल्यू है। उन्होंने ऐसा किया कि इलेक्ट्रॉन को चलाना शुरू कर दिया विथ सर्टेन वेलोसिटी, लेकिन जब तक वेलोसिटी कम रही तब तक ये देखा गया है ई बाई एम के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, इट रिमेन्स अनचेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि पहले हम इस केस में थे, फिर इस केस में थे, फिर वहां तक अभी जब तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक यम के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन व्हेन द स्पीड वाज मोर, इट वाज कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो पाया गया कि यम बढ़ जाता है, इसलिए ई बाई एम के मान में कमी आने लगती है। एंड दिस हैज बीन एक्सपेरिमेंटली डिटेक्टेड बाय बुचरर इन 1908, एंड इन दिस वे वी कम टू ए कंक्लूजन कि मास रेस्ट मास से अधिक हो जाता है उन परिस्थितियों में जब वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट बिकम्स कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। फिर उसके बाद से बहुत सारे और एक्सपेरिमेंट हुए, लेकिन ये पहला एक्सपेरिमेंट था जिसने वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी इक्वेशन की प्रामाणिकता, जस्टिफिकेशन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इन्होंने दिया, जिससे हम वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी इक्वेशन से परिचित हुए। इस इक्वेशन को हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ग्राफ खींच सकते हैं। ऑन द y-axis I plot mass of the particle, and on the x-axis the velocity of movement of the particle in comparison to the velocity of light। v by c को यहां हमने प्लॉट किया, ये हो गया v इज इक्वल टू 0, तो 0 रेस्ट पर है, चलने लगा, v की वैल्यू यदि c के बराबर हो जाए तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। v बाई सी इट इज इक्वल टू 1.0। बस तो जब रुका रहता है तो इसका मास जो है रेस्ट मास के बराबर होता है। तो मान लीजिए इसका रेस्ट मास है m0, तो इस तरह की इसकी वैल्यू आनी चाहिए m0 इज द रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल। वेलोसिटी आप बढ़ाते गए, पहले कंडीशन से दूसरे कंडीशन में आए, कोई परिवर्तन मास में नहीं हुआ, और बढ़ाते गए, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जब वेलोसिटी बिकम्स कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट तो फिर ये बढ़ना शुरू हो गया, और बढ़ते बढ़ते अंत में v इज इक्वल टू सी जब होता है तो इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर जाता है। तो ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है, जो उसके कंक्लूजन आपको निकले हैं, उस कंक्लूजन के अनुसार इस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल।
एज फार एज वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी इज कंसर्न। और ये इक्वेशन जो आपने डेवलप किया, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, आपकी परीक्षाओं में भी आते हैं। हम एक उदाहरण केवल ले रहे हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी किताबों में भी दिया है। आवश्यकता पड़ेगी तो हम फिर और भी एग्जाम्पल आपको दे देंगे। मान लीजिए इस तरह का एक न्यूमेरिकल है आपके सामने। फाइंड आउट द वेलोसिटी with which a particle be moved such that its mass becomes 2 times of its rest mass। मैं इसे लिख भी देता हूं। इसी इक्वेशन का प्रयोग करेंगे तो हम सब कुछ अब मिटा देते हैं। फाइंड आउट the velocity with which a particle be moved चलाया जाए। Find out the velocity with which a particle be moved such that its mass becomes 2 times of its rest mass। ये प्रश्न है। एक पिंड है जिसका रेस्ट मास मान लीजिए m0 है। उस पिंड को किस वेलोसिटी से चलाया जाए ताकि उसका मास अपने रेस्ट मास का दूना हो जाए, 2 टाइम्स ऑफ इट्स रेस्ट मास। तो m0 की वैल्यू, मान लिया आपने रेस्ट मास इसका m0 है, तो m की वैल्यू प्रश्न के अनुसार 2m0 के बराबर है। यही पूछा हुआ है, किस गति से किसी पिंड को चलाया जाए कि उसका मास अपने रेस्ट मास का m0 का दुगुना हो जाए, 2m0 हो जाए। यह प्रश्न है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, उसी इक्वेशन का प्रयोग करेंगे। m इज इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और देखिए इसमें m0 आपने मान लिया है, m की वैल्यू m0 के टर्म में दिया हुआ है, m इज इक्वल टू 2m0। वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी आप निकाल पाओगे। तीन ही पैरामीटर हैं, m0 एंड v। इनमें से कोई दो पता होगा, तीसरे की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर m पता है 2m0 के बराबर है, m0 है, v की वैल्यू आपको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, m की जगह पर 2m0 रख दो। 2m0 दिस इज इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक, m0 देखो माना है और दोनों तरफ से कैंसिल कर जाता है। माना तो अननोन था लेकिन दोनों तरफ से कैंसिल कर गया, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया। अब आप इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और 2 से इधर डिवाइड कर दीजिए तो इट विल बी इक्वल टू 1/2। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर
दिस इज इक्वल टू 1/4 वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को इधर ले लो, 1/4 को इधर ट्रांसफर करो, तो वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 that is equal to 3/4, okay, or v square is equal to 3/4 c square, और इसलिए वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, √3 डिवाइडेड बाई 2, 4 का 2 इंटू सी, सो दिस इज द आंसर। और आंसर को आप सी के टर्म में भी लिख सकते हो, द वेलोसिटी विथ विच द पार्टिकल बी मूव्ड इज √3/2c। न्यूमेरिकल में लिखना चाहो तो c की जगह पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रख दो और फिर इसकी सहायता से निकाला जा सकता है। तो इस तरह से आपके किताबों में ढेर सारे प्रॉब्लम दिए हुए होंगे और उनका यदि आप इस्तेमाल करोगे, मैं केवल इसलिए दुगुना लिया कि आसानी से ये न्यूमेरिकल यहाँ सॉल्व हो गया, अन्यथा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक बार आप कैलकुलेटर यूज करना आपको आ जाएगा, अभ्यास आपको हो जाएगा, तो उसके बाद से किसी भी ढंग का न्यूमेरिकल इसमें किया जा सकता है। केवल सिंपल सा सूत्र है, m इज इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाई √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। 3 पैरामीटर हैं जो अननोन हैं, m, m0, v। कोई दो ज्ञात होगा, तीसरे की वैल्यू अपने आप निकाली जा सकती है। तो ट्राई विथ योर सेल्फ द अदर न्यूमेरिकल्स गिवन इन योर रिस्पेक्टिव बुक्स, और फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो मैं उसे बताऊंगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।